हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम रिक्सिया का क्लासिफिकेशन, उसका हैबिटाट एंड गैमेटोफिटिक थैलस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि रिक्सिया ब्रायोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है, क्लास हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसिएल्स, फैमिली रिक्सिएसी, जीनस रिक्सिया। हैबिटाट का हमने देखा था कि ये मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस यानी कि जहाँ पर वाटर या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ मिलता है, और इसकी एक स्पीसीज थी रिक्सिया फ्लूटेंस जो मोस्ट ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट में मिलती है, यानी कि जहाँ वाटर होगा, जलीय है वो। देन हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने पढ़ा था कि ये डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। डॉर्सल सरफेस पर मिड रिब प्रेजेंट होती है, उस मिड रिब पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्बेडेड यानी कि धसे हुए या फिर सुपरफिशियली प्रेजेंट हो सकते हैं। इसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये हमने थैलस का स्ट्रक्चर देखा था। ये डॉर्सल जो ये अपर वाली है, आप हाथ को देख के चलिए, जो आपका हाथ है इसकी जो ये हथेली वाली साइड है, जो पाम साइड है, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है। इसी तरह से इसमें ये डॉर्सल सरफेस है, इस पर मिड रिब प्रेजेंट होती है। मिड रिब का मतलब एक सेंटर वाली लाइन, ये मिड रिब प्रेजेंट होती है जिस पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएंगे। ओके, एक चीज़ और हमने ये पॉइंट देखा था, वो ये था कि ये सेंटर में यानी कि मिड रिब की तरफ इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मार्जिन, कि जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाते हैं ये थैलस थिन होता जाता है, और जैसे हम मिड रिब की तरफ आते हैं ये थैलस थिक होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है ये, और किनारों की तरफ ये पतला होता है। ये सब हमने इसके डॉर्सल के लिए पढ़ा था। और इनके जो टर्मिनल पॉइंट हैं, इन टर्मिनल पॉइंट्स पर मेरिस्टेमेटिक नेचर्स की सेल होती हैं, यानी कि एपिकल नॉच जिन्हें हमने कहा था वो प्रेजेंट होती हैं। इनका काम था इस थैलस की ग्रोथ में हेल्प करना, यानी कि ये थैलस ग्रोथ किससे करता था? एपिकल नॉच के थ्रू। वेंट्रल सरफेस इसके जस्ट पीछे, ये जो उसका उल्टी साइड है, आप हाथ को अपने उल्टा करके देखिए तो जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट था? राइजॉइड्स सेंटर में प्रेजेंट थे, और स्केल्स किनारों की तरफ। राइजॉइड्स दो टाइप के थे, ट्यूबरक्लेटेड और स्मूथ वॉल्ड, और स्केल्स एक टाइप के ही थे जो कि किनारों की तरफ प्रेजेंट थे और एपिकल नॉच पर ज़्यादा प्रेजेंट थे क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। तो ये सारे हम एक्सटर्नल फीचर्स लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम इसके इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर हम इसका TS यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काटें या VTS वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये किस तरह से दिखाई देता है। तो जब हम इस थैलस का ट्रांसवर्स या वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तब हमें इसके अंदर दो रीज़न दिखाई देते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक रीज़न एंड दूसरा होता है स्टोरेज रीज़न। नाम से ही पता चल रहा है फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज। फोटोसिंथेटिक क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि फूड का फॉर्मेशन करेगा, और फूड फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक रीज़न है वो कैसा होगा? वो फोटोसिंथेटिक रीज़न क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेगा, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। और जो स्टोरेज रीजन है वो क्या करेगा? जो फूड बना है उसको स्टोर करके रखेगा, तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की कमी चल सकती है। सो आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ये डायग्राम इसकी VTS सेक्शन का है, यानी कि वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। वाह, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जब हम इसका वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, VTS देखते हैं, तब हमें इसमें दो रीज़न दिखाई देते हैं। जैसे ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक दिखता है फोटोसिंथेटिक रीज़न और एक दिखता है स्टोरेज रीज़न। जब आप फोटोसिंथेटिक रीज़न यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बोलते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में एक बात आती है कि फोटोसिंथेसिस मतलब कि वहाँ पर उन सेल्स के पास क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसी तरह से जब हम रिक्सिया का फोटोसिंथेटिक रीज़न देखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फोटोसिंथेटिक रीज़न है ये इस तरह से
यहाँ पे आपको कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये जो हैं ये सेल्स आपको पिलर लाइक दिख रही हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मिस, क्योंकि कोई भी थैलस के लिए एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, यानी कि किसी भी आप लीफ की बात करें, टिश्यू की बात करें, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एपिडर्मिस से। वैसे ही रिक्सिया में भी जो ये आउटर लेयर है, ये जो आपको राउंडेड सेल्स दिख रही हैं, ये है इसकी एपिडर्मिस, जो कि कैसी हैं? राउंड हैं, स्मॉल हैं, और ये डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट है, यानी कि आपस में अटैच नहीं है। इनके बीच बीच में आपको गैप दिख रहे हैं, और ये गैप क्या फॉर्मेशन करते हैं? इन गैप से एयर पोर बनते हैं। जब हम लीफ की बात करते हैं, जब मैच्योर प्लांट की बात करते हैं, जैसे कि आप एंजियोस्पर्म्स वगैरह में पढ़ते हैं, तो आपको उसमें स्टोमेटा नामक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्टोमेटा क्या काम करता है? ये स्टोमेटा करता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रिक्सिया या लोअर ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर आपको इस तरह से एयरपोर्ट्स दिखाई देते हैं। ये एयरपोर्ट्स किससे बने हैं? ये एयरपोर्ट्स एपिडर्मिस, जो ये अपर एपिडर्मिस है, यानी कि डोर्सल सरफेस पर, जो डोर्सल सरफेस है वो उसकी एपिडर्मिस है, ठीक है। तो जब डोर्सल सरफेस की बात करते हैं तो तब वहाँ पर हम बात करते हैं अपर एपिडर्मिस की। तो वो डोर्सल सरफेस की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोला गया है एपिडर्मिस, जो कि डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ पर पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये पोर्स कहलाते हैं एयर पोर्स। ये एयर पोर्स एयर चैम्बर, क्योंकि जहाँ जहाँ पे एयर पोर मिलेंगी वहाँ पर सेल्स नहीं मिलेंगी, वहाँ पर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, वहाँ पर सेल्स एब्सेंट होंगी। तो उन सेल्स के एब्सेंट होने पर हम सिर्फ इस फोटोसिंथेटिक रीज़न की बात कर रहे हैं अभी। तो जहाँ पर आपको एयर पोर मिल रहा है वहाँ पर सेल्स नहीं होंगी फोटोसिंथेटिक रीज़न तक, जिससे कि वहाँ पर एयर चैम्बर नामक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि एयर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कोई इस तरह का सेक्शन बन जाता है जो कि पूरा हॉलो है, पूरा खाली है, इसलिए इसे आप एयर चैम्बर कहते हैं। और ये होता है एयर पोर, क्योंकि ये बीच बीच में डिसकंटिन्यूस एपिडर्मिस के कारण बने हैं। ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे गैसेस का एक्सचेंज में। ओके, अब जहाँ जहाँ पे एपिडर्मिस सेल्स हैं वहाँ वहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो जहाँ जहाँ ये एपिडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट हैं, ये एपिडर्मिस की सेल्स कैसी थी? राउंड थी, स्मॉल थी, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके जस्ट नीचे की, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। ओके, ये जो आपको पूरी एक सेल दिख रही है ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये सिंगल लेयर है, स्मॉल है, राउंड है। इनके जस्ट नीचे की लेयर की बात करें तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी रीजन, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। एसिमिलेटरी रीजन यानी कि एसिमिलेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और इस एसिमिलेटरी रीजन में जहाँ जहाँ एपिडर्मिस सेल्स हैं उन्हीं के नीचे ये क्लोरोफिल कंटेनिंग फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। तो आप इस तरह समझिए कि इस फोटोसिंथेटिक रीजन में आपको छोटे छोटे पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर किससे बने हैं? दो टाइप की सेल से। जो अपर वाली सेल्स हैं उन्हें आप कहते हैं अपर एपिडर्मिस, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जो लोअर सेल्स हैं ये 7 से 8, ये 7 to 8 सेल आपस में वर्टिकली, यानी कि एकदम खड़े फॉर्म में, इरेक्ट फॉर्म में, एक के ऊपर एक यूनिसीरिएट पोजीशन में, एक के ऊपर एक यूनिसीरिएट पोजीशन में अपने आप को अरेंज करती हैं और बनाती हैं एसिमिलेटरी फिलामेंट। तो ये जो आपको उस वर्टिकल पिलर लाइक दिख रहे हैं इन्हें आप बोलते हैं एसिमिलेटरी फिलामेंट। इसे एपिडर्मिस, कौन सी? अपर, इसके नीचे ये एसिमिलेटरी फिलामेंट है जो कि किससे बना है? 7 to 8 सेल्स, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं, यानी कि जिनके पास क्या है? हाई अमाउंट में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट कैसा है? डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट है, डिस्क फॉर्म में चक्रिकाकार क्लोरोप्लास्ट है इन सेल्स के पास। सो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, बार बार मेरा कहने का रीज़न ये है कि इस ऊपर वाली लेयर को आप छोड़ दीजिए। ओके, आप बात करें इस नीचे वाली लेयर का। ये जितने भी हैं यहाँ तक कि ये दिख रही हैं आपको, इसके जस्ट नीचे वाली सेल्स, ये सारी सेल्स कैसी हैं? इन सारी सेल्स को हमने कहा एसिमिलेटरी।
एसिमिलिट्री का मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, कैसा है, डिस्कॉइडल है। और ये क्या काम कर रही हैं, ये फॉर्मेशन करती हैं फूड का फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये कितनी होती हैं, तो 7 से 8 सेल्स वर्टिकली अरेंज्ड होकर एसिमिलिट्री फिलामेंट को बनाती हैं। और ये सेल्स कैसी हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं जिनके पास डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट है। और ये यूनिसीरिएट, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती हैं। इस तरह से ये एसिमिलिट्री फिलामेंट को बनाती हैं। इनकी जो टॉप मोस्ट सेल है, टॉप मोस्ट सेल ये वाली, इस सेल को बोला गया, क्या बोला गया, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिक सेल है। और इन एपिडर्मिस सेल के डिसकंटिन्यूअस होने से, यानी कि ये कैसी हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं, इस कारण से इनके बीच बीच में गैप का फॉर्मेशन हुआ। ये आपको यहाँ गैप दिख रहा है, ये वाला गैप। इस गैप के फॉर्मेशन होने से एयर पोर बना और इस एयर पोर को पूरा कंप्लीट करते हुए नीचे की साइड फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या है, एयर चैम्बर है। ये एयर चैम्बर और एयर पोर कैसे बने, कि जब मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि वर्टिकली अरेंज्ड हुई हैं ये सेल्स। कौन सी सेल्स, जब एसिमिलिट्री फिलामेंट यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स 7 से 8 अपने आप को वर्टिकली अरेंज करती हैं यूनिसीरिएट पोजीशन में, एक के ऊपर एक, तब ये कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस प्रेजेंट होती है। यानी कि इनके बीच में स्पेस मिलता है, एयर स्पेस मिलता है। और वो एयर स्पेस आगे जाके एयर पोर, जो कि एपिडर्मिस के डिसकंटिन्यूअस होने से बनता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस पूरे को बोलते हैं एयर चैम्बर। और इनका जो काम क्या है, इनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। इनके पास क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट। सो ये सब कुछ फोटोसिंथेटिक रीजन के बारे में। अब इसके नीचे जब फोटोसिंथेटिक रीजन ख़त्म होता है तो इसके नीचे आता है स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन की कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये डॉर्सल से सरफेस से स्टार्ट होता है फोटोसिंथेटिक रीजन और मिड में आके ख़त्म होता है। अब इस थैलस के मिड से लोअर सरफेस यानी कि वेंट्रल सरफेस तक जाएगा। मिड रीजन से लेके वेंट्रल सरफेस तक जाता है ये स्टोरेज रीजन। तो जब मिड से देखते हैं और वेंट्रल सरफेस तक जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्टोरेज रीजन मिलता है। हम मिड रीजन की बात करें, यानी कि इस रीजन की बात करें, जब ये वाला रीजन, तो ये रीजन कैसा है, ये रीजन आपको दिख रहा है। इतने ही रीजन की बात कर रही हूँ मैं अभी सिर्फ। ओके, ये जो रीजन है, ये रीजन, इसे स्टोरेज रीजन कह रहे हैं। इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली यानी कि पास क्लोजली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। मतलब जैसे आप कहते हैं डेंसली अरेंज्ड, बिल्कुल एयर स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी इन सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, जिसे आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं है सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण ये सेल्स बहुत ज़्यादा पास अरेंज्ड हैं। और इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी फोटोसिंथेटिक सेल्स के, मतलब जो फोटोसिंथेटिक रीजन था, इनके कंपेयर में कम है। और इसका मेन काम क्या है, इनका काम है स्टोरेज करना, किसका, फूड का। सो ये जो स्टोरेज रीजन है, जो मिड वाला रीजन है, ये मिड वाला रीजन क्या करता है, ये मिड वाला रीजन फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना है उसका स्टोरेज करता है। सो इन सेल्स के पास क्या ज़्यादा होगा, इन सेल्स के पास स्टार्च ज़्यादा होता है, ये स्टार्च को स्टोरेज करती हैं। सो इन सेल्स के पास स्टार्च अच्छे से प्रेजेंट होता है, स्टार्च की अधिकता होती है। सो ये है स्टोरेज रीजन। अब इसकी जो स्टोरेज रीजन की लोअर मोस्ट लेयर है, लोअर मोस्ट यानी कि जो एंड ऑफ द थैलस है, जब वेंट्रल सरफेस की एंड ऑफ की तरफ जाते हैं तो वेंट्रल सरफेस की जो लोअर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज यूनिलेयर यानी कि पास सेल्स के जुड़ने से एक लाइन में ये बनी है। और इनके बीच में कोई एयर स्पेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब पास में है, जुड़ी हुई हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मतलब कम है, और ये एक लाइन में व्यवस्थित होकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिसे आप कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। इन सेल्स से
इन लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स क्या बनाती हैं, राइजोइड्स। राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट है, मिड में, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये मिड में ही सिर्फ राइजोइड्स दिख रहे हैं, नहीं तो ये पूरे में दिखते, क्योंकि राइजोइड्स मिड रिब पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर राइजोइड्स दिख रहे हैं जो कि दो तरह के होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड। तो जो ये आपको डार्क दिख रहे हैं ये है ट्यूबरकुलेटेड, जो कि क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्रदान कर रहे हैं, और जो ये क्लियर दिख रहे हैं ये है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। इनका काम था एब्जॉर्प्शन का और सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखने का। अब जब हम मार्जिन की तरफ जाते हैं तो हमें स्केल्स दिखते हैं जो भी लोअर एपिडर्मिस के कुछ सेल्स बनाती हैं। ये स्केल्स का काम क्या था, ये कहाँ मिलते हैं, किनारों की तरफ। ये देखिए यहाँ पे स्केल्स हैं और इनका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। सो जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं रिक्सिया के थैलस का तो आपको इस तरह से दिखाई देता है सिंपली फॉर्म में, कि ऊपर साइड में आपको एक पतली सी लेयर दिखती है, यानी कि एक सिंगल लेयर दिखती है जो कि सेल्स के डिसकंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअली ना प्रेजेंट होने की वजह से बनी है, जिससे आप अपर एपिडर्मिस कह रहे हैं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं थी इस वजह से एयर पोर बन गए, और ये एयर पोर एयर चैम्बर से जुड़े होते हैं, जो कि इन फिलामेंट के जो कौन से फिलामेंट है, एसिमिलेटरी फिलामेंट के डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से बने हैं। और ये एसिमिलेटरी फिलामेंट क्या थे, 7 से 8 सेल्स वर्टिकली अरेंज्ड हुई हैं, यूनिसीरिएट यानी कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड होकर एसिमिलेटरी फिलामेंट बना रही है, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल से क्लोरोफिल की अधिकता है। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डिस्कॉइडल, चक्रिकाकार। इनकी जहाँ पर बाउंड्री ख़त्म होती है उसके बाद में चालू होता है स्टोरेज रीजन, जो कि कैसी सेल्स हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और स्टार्च की अधिकता है क्योंकि इसका मेन काम है फूड का स्टोरेज करना। इनकी जो लोअर मोस्ट बाउंड्री है ये क्या बनाती है, ये लोअर मोस्ट बाउंड्री बनाती है लोअर एपिडर्मिस, जो कि पास अरेंज्ड है, सिंगल लेयर है। इनकी कुछ सेल्स तो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और कुछ स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स बनाती है, जो कि मिड रिब में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपको सेंटर में दिख रहे हैं। और स्केल्स बनाएंगी मार्जिन, किनारों की तरफ वाली, जिनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। सो इसी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। इसे आप थ्योरी की फॉर्म में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर वही सब लिखा है कि जो थैलस है वो फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज रीजन में डिफ्रेंशिएट होता है। फोटोसिंथेटिक रीजन अपर या डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है, कंसिस्ट करता है लूज ग्रीन सेल्स को, जिसे एसिमिलेटरी रीजन कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, एक लेयर है एपिडर्मिस की, बहुत सारे एयर पोर्ट्स, एयर चैम्बर्स और वर्टिकली प्रेजेंट हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, जिन्हें एसिमिलेटरी फिलामेंट कह रहे हैं। ये जो वर्टिकल रो हैं, जो एसिमिलेटरी फिलामेंट हैं, इनके पास क्या है, डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर चैम्बर। इन एसिमिलेटरी फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट है एयर चैम्बर। और जो अपर मोस्ट सेल्स हैं उनके पास क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है अपर मोस्ट सेल ऑफ दिस वर्टिकल रो ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स रिमेन डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि जो अपर मोस्ट लेयर है उनके पास, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल की, उनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए वो क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है। तो कुल मिला के इस 5th पॉइंट का मीनिंग ये है कि जो एपिडर्मिस है उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, या लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। देन 6th पॉइंट ये है कि इन कंटिन्यूटी ऑफ द अपर एपिडर्मिस ब्रोकन बाय मैनी एयर पोर्ट्स, की ये डिसकंटिन्यूसली एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। सो कुल मिला के ये सारा मैं आपको पिछली जो डायग्राम है उसके थ्रू समझा चुकी हूँ। ये सिर्फ थ्योरी है, तो आपको यहाँ से रिटन कंटेंट मिल जाएगा। अब स्टोरेज रीजन में भी यही लिखा है कि ये लोअर या वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कलर लेस सेल होती हैं क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इनका काम क्या है, इनका काम है फूड का स्टोरेज करना। सो ये सेल्स पेरेंट काइमेटस होती हैं, पास प्रेजेंट है, और काम क्या है, स्टोरेज करना। इसलिए इनके पास क्या है, स्टार्च की अधिकता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और इनकी जो लोअर मोस्ट सेल्स हैं वो क्या बनाती है, लोअर एपिडर्मिस, जिसके पास स्केल्स होते हैं और राइजोइड्स होते हैं। स्केल्स किनारों की तरफ प्रेजेंट होते हैं और राइजोइड्स मिड रिब में। और इनका इस स्टोरेज रीजन का मेन काम क्या है, फूड मटेरियल एंड वाटर का स्टोरेज करना। सो इसी के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है थैलस का। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं रिक्सिया में, तो आपने एल्गी के अंदर पढ़ा था, कैसे रिप्रोडक्शन पढ़ा था, असेक्चुअल, सेक्चुअल एंड वेजिटेटिव। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब यहाँ पे आप पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि वो जो ओल्ड जो थैलस है वो जो पुराना होता जाता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, उस थैलस से छोटे छोटे और ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती है, ब्रांचिंग होगी उस थैलस में और वो ब्रांचिंग के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो नए थैलस को प्रोड्यूस कर पाएँ। देन परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स, जो हमने पढ़ा था थैलस के जो नॉचेस थे, जो टर्मिनल पॉइंट थे, कहाँ पर, ये जो पॉइंट थे, इन पॉइंट को, ये पॉइंट जब थैलस पुराना हो जाता है और या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये पूरा ही थैलस डिके हो जाएगा, पूरा थैलस नष्ट हो सकता है। लेकिन ये एपिकल नॉचेस एज इट इज़ प्रेजेंट रहती हैं उस अनफेवरेबल कंडीशन में और ये परसिस्टेंट यानी कि चीरकालिक संरचनाओं की तरह काम करती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये जर्मिनेट होकर यानी कि ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्यूबर्स, कि इनके अंदर जहाँ मिड रिब है, मिड रिब के किनारे के पास इनमें ट्यूबर्स का फॉर्मेशन भी होता है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्सिया के अंदर इन 4 तरीक़ों से होता है। इन 4 पॉइंट को आपको लर्न कर लेना है और अभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। आप थ्योरी के कंपेयर में डायग्राम को समझिए, देन अपने अकॉर्डिंग थ्योरी बनाइए। थ्योरी रटने बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आप भूलेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट। इससे अच्छा डायग्राम को समझिए, डायग्राम से अपने पॉइंट बनाइए और अपने नोट्स खुद बनाइए। चलिए, अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। ओके, थैंक यू।